लेफ्ट साइड यानी सी से बाएं साइड को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, जो हम लोग अनंत के नाम से भी इसको जानते हैं। हम देखो बच्चों, देखना क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु जब वक्रता के अनंत के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब स्वच्छ किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले डायग्राम खींचने के लिए अवतल दर्पण देखेंगे, उसका प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, इसमें पोल कहाँ होता है, फोकस कहाँ होता है, सेंटर कहाँ दर्शा देंगे। दर्शाने के बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वस्तु कहाँ है, तो वस्तु सी और इन्फिनिटिव के बीच में है, तो इस वस्तु को रख देंगे। देखो बच्चों, ये वस्तु को हम लोग ये दिखा देंगे, ये वस्तु को हम मान लेते हैं ओ है। इससे प्रकाश से किरणें निकलती हैं और जा करके दर्पण पड़ती हैं। दर्पण से टकराने के बाद ये किरणें फोकस होकर गुजरती हैं। ये किरणें तीर के माध्यम से इसको डिनोटेट करते हैं कि किधर से किधर की तरफ किरणें जा रही हैं। दूसरी किरणें वस्तु से जो निकलती हैं, जो सेंटर से गुजरती हैं, और ये किरणें जहाँ आपस में काटती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो वास्तविक हम कब बोलते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु के तरफ यानी सेंटर की तरफ ही बनता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन जाता है ना। तो अगर वस्तु वक्रता के ननन के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ये क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, यानी 2 नंबर का डायग्राम खींचने के लिए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब खींचे, है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच में है, तो डायग्राम द्वारा के माध्यम से हम दिखा देंगे। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वस्तु अवतल दर्पण जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है, सही विकल्प चुने। तो हम देखेंगे कि वस्तु जब वक्रता के अनंत के बीच में अगर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से छोटा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन देखो बच्चों, ये जब वस्तु हमने अगर वस्तु ये रख दिया फोकस और सेंटर के बीच में है, यानी अवतल दर्पण जब वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है, तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले डायग्राम के माध्यम दिखाएंगे। ये हमसे 2 तरह का प्रश्न हम लोग को मिल जा रहा बाबू। एक तो सब्जेक्टिव भी जान लेते हैं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। लेकिन कंडीशन कहता है कि वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है। ये 2 तरह का हमें क्वेश्चन मिल जाता है। सब्जेक्टिव पढ़ने से हमको ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाता है। ये हम मान लें कि वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है, इस वस्तु को दिखा देंगे और इस वस्तु को मान लेते हैं ओ है। इससे प्रकाश हम लोग जानते हैं कि वस्तु से प्रकाश से किरणें निकलती हैं तो सबसे पहले जाकर के वह दर्पण पर पड़ती हैं, यानी कहाँ पड़ती हैं, दर्पण पर। और दर्पण पर जाने के बाद ये कहाँ से करती हैं, फोकस से। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वस्तु जब प्रकाश से किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं तो दर्पण पड़ती हैं, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती हैं, तो फोकस से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से। तो ये हम लोग फोकस से गुजारेंगे। ये वस्तु जो है कि ये किरणें जो है आकर के फोकस गुजरती हैं। दूसरी किरणें वस्तु से निकलती हैं जो सेंटर से होकर गुजरती हैं, और ये किरणें आपस में जहाँ काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब सी और यानी वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। इसको प्रतिबिंब मान लेते हैं आई और बी। तो देखो बच्चों, अगर वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, है ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से ये बड़ा बनता है। तो मात्र इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब जब फोकस और सेंटर के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो ये 2 तरह का क्वेश्चन इसे पूछा। एक हमने ऑब्जेक्टिव भी तैयारी किया कि अवतल दर्पण जब वस्तु एफ और सी यानी फोकस और सेंटर के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, सही विकल्प चुने। इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता के अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। और 2 नंबर के लिए यही क्वेश्चन को डायग्राम खींचने के लिए देता है। तीसरा देखो बच्चों, हम बता रहे हैं तीसरा, अवतल दर्पण में जब वस्तु एफ पर होगा यानी फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम के लिए हम लोग अवतल दर्पण ले लेंगे, है ना। अवतल दर्पण के लिए इसके बाद इसमें अवतल दर्पण ये पोल होता है, यानी दर्पण के मिडिल पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो जाएगा। अब कहता है कंडीशन यानी क्वेश्चन में कि वस्तु जो है कि फोकस पर है यानी एफ पर है, तो वस्तु को दर्शाएंगे
ये सबसे पहले ये वस्तु हो गया, इससे ये OA वस्तु को मान लेते हैं। इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं जो आकर के दर्पण पड़ती हैं। दर्पण पड़ने के बाद ये किरणें फोकस से गुजरती हैं। फिर दूसरी किरणें निकलती हैं जो सेंटर से होकर के ये गुजरती हैं, लेकिन ये किरणें आपस में कहीं नहीं काटती हैं, ये किरणें कहीं नहीं आपस में काटती हैं। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं कि अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन है कि वस्तु यदि अवतल दर्पण में फोकस पर आएगा, है ना, फोकस पर आएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है क्या होगा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देखो बच्चों, ये परीक्षा में पूछता भी है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का स्वच्छ किरण आरेख द्वारा दर्शाएं जब वस्तु मतलब फोकस पर हो। तो हम डायग्राम के द्वारा माध्यम से हम ये दिखा देंगे। इसके बाद देखो बच्चों, हम चौथा नंबर बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु आपको पोल और फोकस के बीच हो, यानी दर्पण और फोकस के बीच में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तु देखो पोल और फोकस के बीच में हो तो ये अवतल दर्पण हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। वस्तु को दिखा देते हैं, यहाँ पोल और फोकस के बीच में ये OA मान लेते हैं वस्तु को। इससे प्रकाश से किरणें निकलती हैं, दर्पण पड़ती हैं, दर्पण पड़ने के बाद ये फोकस होकर के गुजरती हैं। फिर ये किरणें पीछे की ओर चली जाती हैं। उसके बाद दूसरी किरणें निकलती हैं जो सेंटर से होकर के गुजरती हैं और फिर किरणें पीछे की रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और जहाँ पर ये कटान बनता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये देखिए, जो भी हम लोग इमेज बनाए, प्रतिबिंब बनाए हैं, तो ये सारे प्रतिबिंब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बना है, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक उल्टा। लेकिन एकमात्र ये कंडीशन है जब वस्तु को पोल और फोकस यानी दर्पण और फोकस के बीच में रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब वस्तु का अपोजिट साइड यानी दर्पण के पीछे बनता है। इस कंडीशन में कहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये दर्पण के में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए जाना कि किस वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कैसा मतलब ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे इसमें कि दर्पण का सूत्र क्या है, यानी दर्पण का सूत्र अब हम साबित करेंगे कि 1/f = 1/v + 1/u। तो यह पूछता है परीक्षा में कि अवतल दर्पण में u, v और f में संबंध स्थापित करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम खींचेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या है, यानी दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है। यह बोर्ड के परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण में u, v और f में संबंध स्थापित करें, या अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। तो देखो बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं कि दर्पण सूत्र कैसे साबित करेंगे। तो परीक्षा में पूछता है ये क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में 1/f = 1/v + 1/u प्रमाणित करें। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपने माइंड को सेंट्रलाइज करेंगे और सेंट्रलाइज करके मेरे बातों को सुनेंगे और समझेंगे। देखो बच्चों, ये सबसे पहले दर्पण में ये 1/v + 1/u = 1/v + 1/u प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम खींचेंगे और अवतल दर्पण में डायग्राम खींचेंगे। देखो बच्चों, डायग्राम के लिए सबसे पहले ये अवतल दर्पण को दर्शाएंगे। अवतल दर्पण दर्शाने के बाद ये पोल हो जाएगा मेरा, और ये फोकस हो जाएगा, और ये सेंटर हो जाएगा, और वस्तु को रखते हैं सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में। ये मान लो कि वस्तु जो है सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में रख देते हैं। ये वस्तु को OA मान लेते हैं। इससे प्रकाश से किरणें निकलती हैं और सबसे पहले आकर के दर्पण पड़ती हैं। सबसे पहले दर्पण पड़ती हैं और दर्पण पड़ने के बाद ये किरणें फोकस होकर के गुजरती हैं। दूसरी किरणें से चलती हैं जो सेंटर से होकर के गुजरती हैं। ये सेंटर से होकर के गुजरती हैं और ये किरणें जहाँ पर आपस में काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। तो इसका प्रतिबिंब बन गया F और C के बीच, यानी फोकस और सेंटर के बीच, जिसको हम मान लेते हैं IB। अब देखो, अब हम लेंगे इस दर्पण सूत्र साबित करने के लिए हम ट्रायंगल ले लेंगे OAC और त्रिभुज IBC। यानी पहले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल IBC। देखो बच्चों, तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये समरूप है,
तो समरूप ट्रायंगल के यानी समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण क्या होता है, समान होता है। और संगत कोण क्या होता है, समान होता है। तो देखो बच्चों, ये हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ओ ए सी तथा ट्रायंगल आई बी सी समरूप है। ये क्या है, समरूप है। अब तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ओ ए बटा हो जाएगा आई बी, ओ ए बटा हो जाएगा आई बी, और ये हो जाएगा मेरा आपको ओ सी बटा बी सी, ओ सी बटा ये हो जाएगा बी सी। इसके बाद देखो बच्चों, ये ओ ए बटा आई बी को उतारेंगे। इसके बाद ओ सी की दूरी को मापने के लिए एक बिंदु पी लेंगे यानी पोल लेंगे, और पोल लेने का सबसे बड़ा लाइन हो जाएगा मेरा ओ पी और छोटा लाइन हो जाएगा पी सी। तो ओ पी में से पी सी को घटाएंगे यानी ओ पी माइनस पी सी को घटाएंगे तो उसी की दूरी मालूम हो जाएगा। और बी सी की दूरी घटाने के लिए एक बिंदु पोल पी लेंगे और सबसे बड़ा लाइन हो जाएगा पी सी, छोटा लाइन हो जाएगा पी बी। तो पी सी में से क्या करेंगे, हम पी बी को घटाएंगे, पी सी माइनस हो जाएगा ये पी बी इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। इसके बाद देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कलम डाल देंगे इस पर, इसको हम लोग मान लेंगे एम एन, और ये ट्रायंगल मेरा बन जाएगा कि ये ट्रायंगल है कि ये ट्रायंगल हो जाएगा। एक ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल आई बी एफ। ट्रायंगल एम एन एफ तथा ट्रायंगल आई बी एफ ये समरूप ट्रायंगल है यानी समरूप त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपाती होती हैं। ये मैथ का भी क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज के होने के किन्हीं दो शर्तों को लिखें। तो ये हम लोग लिखते हैं कि समरूप त्रिभुज के होने की दो शर्तें हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत में समानुपाती होती हैं और संगत कोण जो होता है क्या है, समान होता है। इसलिए ये एम एन बटा हो जाएगा मेरा आई बी, इसलिए एम एन बटा हो जाएगा मेरा आई बी, एम एन इक्वल टू आई बी, और एन एफ एन एफ बाई हो जाएगा बी एफ, एन एफ बाई हो जाएगा बी एफ। अब देखो बच्चों, बिंदु एन को मानेंगे पोल पी के बहुत निकट है तो ये हो जाएगा एन एफ के बराबर हो जाएगा मेरा ये पी एफ। और ओ ए एम एन एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो समान होती हैं, इसलिए एम एन इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, एम एन इक्वल टू हो जाएगा ओ ए। तो हम देखो बच्चों, एम एन की जगह पर कर देंगे ओ ए बटा आई बी, और एन एफ की जगह पर कर देंगे पी एफ, और बी एफ की दूरी निकालेंगे। बी एफ की दूरी निकालने के एक बिंदु पी लेंगे तो सबसे बड़ा लाइन हो जाएगा पी बी, पी बी में से पी एफ को हटाएंगे तो पी बी माइनस पी एफ, पी बी माइनस पी एफ इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा तो दोनों इक्वेशन में कंपेरिजन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में देखो बच्चों ओ ए बटा आई बी है और सेकेंड में भी ओ ए बटा आई बी है, तो ओ ए बटा आई बी से ओ ए बटा आई बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से ये ओ ए बटा आई बी और सेकेंड में ओ ए बटा आई बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओ पी माइनस पी सी बाई पी सी माइनस हो जाएगा पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बटा पी बी माइनस पी एफ, पी बी माइनस पी एफ। अब देखो बच्चों, पोल बिंदु से वस्तु की दूरी होता है ओपी, ओपी होता है वस्तु की दूरी जिसके लिए नेगेटिव लेते हैं माइनस यू लिखते हैं, तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस यू। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ये यानी जिसको सिद्ध करते हैं आर से, और आर भी अवतल दर्पण में लेते हैं निगेटिव, और आर इक्वल टू होता है 2f। तो यहाँ पर हम पी सी की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2f, और पी सी भी हो जाएगा ये माइनस 2f, और बी पर प्रतिबिंब की दूरी है ये लेता है निगेटिव माइनस भी, ये हो जाएगा पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकल लेंथ के नाम जानते हैं या फोकसांतर कहते हैं, इसके स्मॉल एफ लिखते हैं, ये भी लेते हैं स्मॉल एफ, ये हो जाएगा माइनस भी, अब माइनस फिर पोल और फोकस की ये भी हो जाएगा माइनस एफ। अब देखो बच्चों, ये में हो जाएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अब बाई माइनस 2f अब प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा माइनस यू में माइनस भी से इंटू करेंगे तो प्लस यू भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस यू में एफ से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यू एफ
इसके बाद आप चलिए 2f में माइनस भी से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 2f भी, और प्लस 2f में f से तो प्लस हो जाएगा ये 2f स्क्वायर। अब चलो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस f से तो माइनस माइनस हो जाएगा ये 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस f भी। अब देखो बच्चों, हम लोग शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, है ना, हम लोग 10th क्लास में चले गए हैं कि अगर बीच में इक्वल रहता है, इक्वल के लेफ्ट साइड अगर डिजिट पॉजिटिव है और राइट साइड भी क्या डिजिट पॉजिटिव है और दोनों इक्वल है तो हम लोग काट सकते हैं। नहीं, जैसे मान लो कि राइट बीच में इक्वल है, राइट साइड 2f स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी 2f स्क्वायर है और दोनों पॉजिटिव में है तो हम लोग 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा uv माइनस uf और ये माइनस 2f ले जाएंगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 2f भी माइनस f भी, ये हो जाएगा या uv माइनस uf इक्वल टू घटाएंगे तो ये हो जाएगा f भी। अब दोनों तरफ यानी डिनोमिनेटर में uvf से डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ uvf से डिवाइड करेंगे, तो अब देखो बच्चों डिवाइड करते हैं uvf, ये हो जाएगा uvf, ये भी डिवाइड कर देंगे uvf, u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। अब माइनस 1/v जो है ये ले जाएंगे बराबर के राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, इसलिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमको दर्पण का सूत्र साबित मतलब करना था। तो ये बोर्ड के परीक्षा के दृष्टि से भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब बच्चों देखो, यही दर्पण यानी दर्पण में दो मुख्य फोकस होते हैं लेकिन लेंस में एक मुख्य फोकस होता है। परीक्षा में पूछता भी है, सॉरी, दर्पण में एक मुख्य फोकस होता है और लेंस में दो मुख्य फोकस होता है। परीक्षा की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पूछता है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं तो 2 और दर्पण में कितने मुख्य फोकस होते हैं तो 1। तब देखो बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं ये दर्पण का सूत्र उन्होंने बताया कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम आवर्धन के बारे में जानेंगे कि आवर्धन क्या है और आवर्धन कहते हैं किसे, तो आवर्धन है ना क्या है, तो आवर्धन हम कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, या आवर्धन बोलते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को सूचित करते हैं m से, m इक्वल टू होता है माइनस v/u। लेकिन देखो बच्चों, ये क्या है, आवर्धन एक अनुपात राशि है इसलिए इसका मात्रक आवर्धन का नहीं होता है, लेकिन यही आवर्धन m बराबर होता है माइनस v/u आपको दर्पण में। लेकिन इसी आवर्धन के बारे में हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे, है ना, तो लेंस में ये आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u। तो आवर्धन के बारे में हम लोग जाना कि आवर्धन एक क्या है, एक अनुपात राशि है, इसका मात्रक नहीं होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन m इक्वल टू होता है v/u। तो परीक्षा में पूछता भी है कि आवर्धन दर्पण में आवर्धन m बराबर होता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, तो ऑप्शन देता है a इक्वल टू माइनस v/u और आपको देगा प्लस माइनस m/v r/v। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है आवर्धन बराबर होता है माइनस v/u। तो जहाँ ऑप्शन में देखेंगे जिस नंबर में माइनस v/u लिखा रहेगा उसी पर हम ठीक है निशान लगाएंगे। और लेंस में आवर्धन m बराबर जो होता है ये पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो m बराबर लेंस में होता है v/u। अगर लेंस में आवर्धन बराबर पूछता है तो हम आगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो v/u लेंस में होता है लेकिन दर्पण में निगेटिव लेते हैं। इसके बाद मेरा आज मैं अपना इतना ही पढ़ाई बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।